शुरू करते हैं। पहले आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की संज्ञाओं के लिए इस तरह का काव्य विभाजन अब पुराना पड़ गया है। न तो यह साहित्य इतिहासकार को मान्य है और न इतिहासकार है। इतिहास लेखक एक काल अवधि को एक शीर्षक में बांध देता है, जैसे 600 से 321 ईसा पूर्व प्रजातंत्र एवं राजतंत्र। साहित्य के इतिहास इसमें बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी का समय महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि इसमें विभिन्न जातीय भाषाएं विस्तृत हुई, बल्कि इसलिए है कि उसमें अनजाने से ही देसी भाषाएं अपनी जगह बनाने के लिए प्रयत्नशील थी। अपभ्रंश का व्याकरण भी देसी भाषाओं के व्याकरण से नहीं मिलती। अब अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहता। अब अपभ्रंश को कोई भी पुरानी हिंदी नहीं कहता, पर इस काल में अपभ्रंश काव्य का प्राधान्य था। यहाँ से है थोड़ी वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन धीरे धीरे सही हो जाएगा। यद्यपि राजस्व काव्य की अप्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है कि फिर भी उसमें राजस्थानी के उदय का अंदाज लगाया जा सकता है। सूर्य पूर्व पंजाब की मामूली कृतियों का पता लगा है। प्रामाणिक रूप से 3 बोलियों का उदय देखा जा सकता है, मैथिली, अवधी और खड़ी बोली का। पहले के प्रयोक्ता विद्यापति है। यहाँ पर देखिए, पहले की प्रयोक्ता तो विद्यापति है। विद्यापति आएंगे, उसके बाद दूसरे मुल्ला दाऊद और तीसरे अमीर खुसरो हैं। अतः इस काल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होगा। जो आदि काल है उसे हम आदि कहना कहकर पहले इस काल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है, ऐसा माना जाता है। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल समानतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। मध्यकाल ईश्वर बच्चन सिंह। मध्यकाल समानतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जबती हुई मनोवृत्ति मानते हैं मध्यकाल को। मध्यकालीन चित्तवृत्तियों में अंग्रेजी के मेडिवियल सिब्रिटी का अर्थ प्रविष्ट हो चुका था। उनके अर्थों में यह नवजागरण काल था, प्रथम नवजागरण काल। डॉक्टर रामविलास शर्मा इसे आधुनिक काल कहना पसंद करते हैं। मध्यकाल को रामविलास शर्मा आधुनिक काल कहना पसंद करते हैं। अपने अंतर्विरोध के बावजूद जिस सेक्युलर शब्द पर आज बहुत जोर दिया जा रहा है, वह अपने मूल अर्थवत्ता में भक्त कवियों में मौजूद था। आज के अंतर्राष्ट्रीय धर्मोन्माद में जलते हुए लोगों को उस काल के भक्ति काव्य में सुकून मिलता है और उन्माद से लड़ने के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा। नीतिकाल के कवियों में भी धर्मनिरपेक्षता की आहट सुनाई पड़ती है। भारतवर्ष का इतिहास लिखने वाले कुछ लोगों ने 1800 से 1200 ईस्वी को मध्यकाल ठहराया है। इस दृष्टि से भक्तिकाल मध्यकाल नहीं कहा जा सकता। तीसरा पेज है। रीतिकाल वस्तु शैली रूप विधान में भक्तिकाल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यह अपने आप में स्वतंत्र काल है। इसे उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रम उत्पादन है। शुक्ल जी इसे 2 भागों में बांटते हैं। रीतिकाल को शुक्ल 2 भागों में बांटते हैं, रीति ग्रंथकाल कवि और अन्य कवि।
प्रश्न आ भी सकता है। रीतिकाल को शुक्ल जी दो भागों में बांटते हैं, रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि। अन्य कवि एक गोल शब्द है। इस कोटि के अर्थ की दृष्टि से हल्के कवि आएंगे। अन्य को शुक्ल जी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं, यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उन्हें अन्य कवियों की बिरादरी में क्यों बैठाया जाता है? यहाँ पर उनकी इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है। प्रवृत्ति की दृष्टि से वे एक रीतिबद्ध और दूसरे को रीतिमुक्त कहते हैं। इस आधार पर रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और वैज्ञानिक उपविभाजन होते रहे। वास्तविकता तो यह कि रीति निर्मुक्त कोई नहीं है। रीतिकाल नाम इसी को लेकर सार्थक है। रीतिमुक्त होकर कोई रीतिकालीन कैसे होगा? रीतिबद्ध और रीतिमुक्त को मैंने उलट दिया, यानी रीतिबद्ध और बद्ध रीति और रीतिमुक्त को मुक्त रीति कहा। धनानंद ठाकुर बोधा आदि रीति का चौथा मुक्त नहीं है। उनमें रीतित्व है पर उनकी वैधता नहीं है। इस नाम से नेतृत्व भी बना रहता है और उसका बदलाव भी। रीति से मुक्त होने के लिए जिससे जितना अधिक संघर्ष किया उसकी संवेदना उतनी ही घनीभूत भी हो पाई है। इसी काल में हिंदी शैली को उर्दू कविताएं लिखी जा रही थी, जिनकी भाषा खड़ी बोली और आत्म सेक्युलर है, इतिहास में स्थान दिया है। अभी आप लोग को पढ़ने में और सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन पेपर में प्रश्न आएंगे तो समझ में आएगा। ये हिंदी विषय शुरू में थोड़ी बोरिंग लगती है, पर बाद में अच्छा लगता है धीरे धीरे। आधुनिक काल, कालचक्र, कालवाचक होने के साथ प्रवृत्तिवाचक भी। ये क्वेश्चन है कि प्रवृत्तिवाचक किस काल को कहा गया है? तो आधुनिक काल को कहा गया है। आधुनिक होने की प्रक्रिया का आरंभ 1857 से है। 1857 से 1920 तक का समय नवजागरण युग है। इस काल के गत्यात्मक परिवर्तन को देखते हुए छोटे छोटे युगों की कल्पना की गई, जैसे सुछंदावाद युग। उपछंदावाद युग काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग काल खंडों की पहचान। इस काल में छायावाद युग की अपनी अर्थवत्ता खो चुका है। सन 75 के अपने एक लेख में मैंने इस सुछंदावाद युग कहा था। धीरे धीरे सुछंदावाद छायावाद को निराकृत करता गया। छायावाद के अंतर्गत केवल काव्य लिया जाता रहा, जब इसमें अंतर्भुक्त नहीं हो पाया। एक कालावधि में ही मूल प्रवृत्तियाँ होती है। सुछंदावाद सब दोनों को अपनी वृत्ति में सपेट लेता है। तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन में सुछंदावाद ही था। यह नाम राष्ट्रीय संदर्भों में भी प्रासंगिक हो उठता है। उत्तर सुछंदावाद की विशेषताओं को नए नए प्रत्ययों के संदर्भ में देखने का प्रयास किया गया है। साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखने इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है, किंतु यह सीखना भी अलग किस्म का होगा। पूर्ववर्ती साहित्य तो वही रहता है, पर उससे पढ़ने की दृष्टि बदल जाती है। भक्ति काल को शुक्ल जी ने एक ढंग से पढ़ा और द्विवेदी जी ने दूसरे ढंग से। आज के परिवेश में तो अंतर्राष्ट्रीय हलचलों से जुड़ गया है, नए सिरे से पढ़ने की ज़रूरत है। किसी हद तक हिंदी साहित्य की इस दृष्टि से पढ़ने और इतिहासबद्ध करने का प्रयास किया गया है। बच्चन सिंह की भूमिका थी। बच्चन सिंह की भूमिका पढ़ने के बाद हम आगे देखते हैं। उनका दूसरा संस्करण है, विषय सूची है। उसके बाद देख लीजिए, विषय सूची है। उसके बाद ये है, ये बुक बहुत जरूरी है। इस बुक को सभी लोगों को पढ़ना चाहिए कम से कम 10 बार। ये हिंदी भाषा, जाति और साहित्य है। आज इस भूमिका का ग्रहण देते हैं और इसे कांडली करेंगे और इसके कुछ कथन हैं जो भी बताएंगे। आप सभी लोग बने रहें। मेरा ये पहला वीडियो है। सभी अपने अपने लक्ष्य पर जल्दी से पहुँचे अपने स्कूलों में।
धन्यवाद सभी का।